अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने हिसाब का लेक्चर के अंदर हमने किरचॉफ करंट रूल, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर है किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल जिसको भी कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम है बेटा किरचॉफ लूप रूल भी इसको कहा जाता है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार आपके डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आपसे पूछा गया है। आज हम इसे बड़ा ब्रीफली तौर पर देखेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बेटा जो आपने साथ साथ नोट करने हैं क्योंकि आपके बुक के अंदर नहीं दिए गए। इस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए ये है पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ वोल्टेज रूल, जिसका दूसरा नाम है बेटा लूप रूल या किरचॉफ सेकंड लॉ भी इसको कहा जाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का भी लफ्ज इसके लिए आप डिफरेंट बुक्स के अंदर देखेंगे। इसको बेटा डिफाइन करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। किसी एक क्लोज्ड लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे उनका मजमुआ हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। इसको बेटा नाम दिया जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ लूप रूल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होता है। एनर्जी कंजर्व हो रही होती है। तो एक और भी एमसीक्यूज है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। फर्ज कर लेते हैं बेटा हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टर या नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हैं, और इस तरह के सर्किट के लिए अगर हम इंडिपेंडेंट किसी भी एक वोल्टेज सोर्स के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास वो रिलेशन क्या रहेगा। और इसके लिए बेटा हेयर इज हमारे पास किसी एक सर्किट के अंदर तीन रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उनके साथ दो ईएमएफ के सोर्सेज मौजूद हैं। एक ईएमएफ का सोर्स E1 है और दूसरा हमारे पास बेटा E2 है। इस तरह से हमने इस सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है। एज वी नो दैट बेटा ये प्लस है, तो इसका मतलब ये ए टर्मिनल हमारे पास प्लस रहेगा और बी टर्मिनल नेगेटिव के ऊपर रहेगा। तो बेटा किरचॉफ वोल्टेज रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए फर्स्ट स्टेप है आपके पास जो आपने नोट भी करना है। वो कहते हैं कि टेक अ करंट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड देन रिटर्न बैक टू इट। किसी एक पॉइंट से करंट निकालें और दोबारा उसी पॉइंट को वापस कर दें। बेटा आपने किसी एक पॉइंट से करंट लेना स्टार्ट करना है और दोबारा से उसी पॉइंट को वापस कर देना है, तो आपने ये करंट फर्ज करना है पूरी एक ओवरऑल लूप के लिए। जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है लूप करंट, कि किसी भी एक लूप का करंट हमारे पास क्या कुछ रहेगा उसको हमने कैसे लेना है। आपने किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेना है। इससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि हमने क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज। आपकी जो मर्जी हो, आप किसी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज या किसी एक पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज करंट निकालें और दोबारा से उसी पॉइंट को वापस कर दें। दूसरा पॉइंट, ड्रा द सेम करंट इन ईच लूप आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपके पास एक से ज्यादा लूप्स बन रही हैं। हियर इज मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पर डायग्राम बनाई है। टू लूप आपके पास एक सर्किट बनाया गया है। आपके पास तीन लूप्स हैं, आपके पास चार लूप्स हैं। जितनी भी नंबर ऑफ लूप्स मौजूद हैं इट्स ओके। अगर आपने पहली लूप के अंदर करंट को क्लॉकवाइज रोटेट कराया है तो आप सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर जितनी नंबर ऑफ लूप्स आपके पास मौजूद हैं सब के अंदर आपने क्या करना है बेटा, क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराना है। मतलब सब के अंदर सिमिलैरिटी ऑफ द करंट रहनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लूप्स के अंदर तो क्लॉकवाइज आप करंट दें जिसे आप लूप करंट कर रहे हैं, लूप करंट आपके पास क्लॉकवाइज हो, और कुछ के अंदर आपके पास लूप करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। ये नहीं करना, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। आपने तमाम तर लूप्स के अंदर एक जैसा करंट फ्लो कराना है। फिर इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट आता है आपके पास फॉर अ रेजिस्टर। अगर किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस देखना चाहें तो उसके लिए इफ द कन्वेंशनल करंट एंड द लूप करंट आर इन सेम डायरेक्शन अक्रॉस द रेजिस्टर, then the voltage drop across the resistor is taken as negative।
अगर तो ऐसा हो जाए कि किसी एक रेजिस्टर के अंदर जो कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट बेटा क्या था, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट होगा। ये कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन थी आपके पास। इस रेजिस्टर में से कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और रेड लाइन से मैंने बेटा ये लूप करंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लूप करंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन के अंदर आ जाए तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो हम यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू लेंगे, वो बेटा वोल्टेज की वैल्यू हमने नेगेटिव कंसीडर करनी है। लेट्स से फर्ज कर लें इसके वोल्टेज को अगर V कहते हैं तो आपने जहां इक्वेशंस तैयार करनी है उसे आप नेगेटिव V लिखेंगे। बात समझ आ रही है? कन्वेंशनल करंट और लूप करंट सेम डायरेक्शन के अंदर हो। फोर्थ पॉइंट है, अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये सारी चीजें देख रहे हैं हम, इफ द कन्वेंशनल करंट एंड द लूप करंट आर अपोजिट across the resistor, then the voltage drop across the resistor is taken as positive। अगर ऐसा हो जाए कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस कन्वेंशनल करंट और लूप करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं, हियर इज कन्वेंशनल करंट इस रेजिस्टर के लिए देखें पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट होगा। इस तरह के कन्वेंशनल करंट के लिए लूप करंट को देखें, ये उसके अपोजिट जा रहा है। ये हमारे पास था बेटा लूप करंट। लूप करंट अगर अपोजिट जा रहा है तो अब हमने क्या करना है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या जो वोल्टेज की वैल्यू होगी बेटा उसको हमने मस्बत कंसीडर करना है और उसे हमें पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। इसके बाद है बेटा फॉर अ बैटरी, या लफ्ज इस्तेमाल करेगा सेल के लिए। सेल के अक्रॉस देखना चाहें, बैटरी के अक्रॉस देखना चाहें, या लफ्ज इस्तेमाल करता है कुछ बुक्स के अंदर ईएमएफ सोर्सेस। ईएमएफ सोर्सेज के लिए अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो हमारे पास क्या कुछ रिलेशन रहेगा। तो ईएमएफ सोर्स के लिए बेटा एक बात अपने पल्ले बांध के रखिएगा, आपने अब कन्वेंशनल करंट को फर्ज नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ लूप करंट को ऑब्जर्व करना है कि लूप करंट की क्या कुछ डायरेक्शन है। तो इसमें बेटा फिफ्थ जो की पॉइंट है आपके पास, इफ द लूप करंट एंटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल and leave it from the negative terminal, then the EMF of the cell or voltage of the cell is taken as negative EMF। कि किसी भी एक सेल के अक्रॉस इस तरह से देखते हैं हम कि उसका जो लूप करंट है, हियर इज, ये ग्रीन से मैंने लूप करंट रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये ग्रीन लूप करंट एंटर होता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, हियर इज ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा है और उसके नेगेटिव को लीव कर रहा है। तो इस तरह के सेल के लिए हमने उसके वोल्टेज को या उसके बेटा ईएमएफ को हमने क्या कंसीडर करना होगा, नेगेटिव कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ज़्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, एनर्जी का ज़्या हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाने की वजह से वहाँ पर हम उसे एज अ नेगेटिव वोल्टेज कंसीडर करेंगे किसी भी एक सेल के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस, बैटरी के ईएमएफ को। ये हमारे पास रहेगा बेटा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ की पॉइंट जो है आपके पास, इफ द लूप करंट एंटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड लीव इट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, then the EMF or the voltage of the cell is taken as positive। अगर तो ऐसा हो जाए कि लूप करंट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, तो इस तरह के सोर्स के लिए, इस तरह की बैटरी के लिए, इस तरह के सेल के लिए बेटा ईएमएफ हो या फिर इसके वोल्टेज को हमने क्या लेना होता है बेटा, इसको हम लेंगे मस्बत। इसे हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव वी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं या पॉजिटिव ई का लफ्ज आपको देखने को मिलेगा जो हम अपने कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब इसके अंदर गौर कीजिए कि हमारे पास करंट एक नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि गेन ऑफ द एनर्जी हुआ है, वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग वोल्टेज के लिए आपने उसके ईएमएफ को क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। तो ये 6 की पॉइंट्स हैं कि फॉर द रेजिस्टर हमने कैसे देखना है, उसके अंदर आपने लूप करंट और बैक वक्त वहीं पर आपने बेटा कन्वेंशनल करंट दोनों को नोटिस करना है। फिर आपने असेसमेंट करनी है कि आपके पास आया कि पॉजिटिव वोल्टेज होगा या नेगेटिव वोल्टेज। फिर इसी तरह से ईएमएफ सोर्स के लिए देखना चाहेंगे तो ईएमएफ सोर्स के लिए आपने देखना है सिर्फ लूप करंट को,
कि लूप करंट कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जिसे हम सेल कहते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो किस तरह की उसकी एंट्री है, जस्ट आपने लूप करंट को ऑब्जर्व करना है, आपने कन्वेंशनल करंट को बिल्कुल टच नहीं देना। तो ये वो 6 पॉइंट्स जिनको हमने बेटा गौर करना था। अब आ जाते हैं इस अपने सर्किट की तरफ। अब गौर कर लें बेटा, आपके पास 2 लूप्स हैं। हम पहली लूप के लिए इसके जो ईएमएफ है और रेजिस्टर्स हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज को कंसीडर करने जा रहे हैं। हियर इज बेटा, अगर इस सेल को आप ऑब्जर्व करें तो सेल के लिए मैंने कहा था सिर्फ आपने लूप करंट को ऑब्जर्व करना है। लूप करंट को देखें, नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव को लीव कर रहा है। तो आपके पास E1 आप इसको कंसीडर करेंगे बेटा पॉजिटिव। अब रेजिस्टर के अक्रॉस आ जाए। कन्वेंशनल करंट के लिए मैंने देखे पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया और दूसरा ऑटोमेटिकली तौर पर बेटा नेगेटिव हो जाएगा। रेजिस्टर के अक्रॉस कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन है और लूप करंट को भी देखें तो इसी ही डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपके पास बेटा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ये अभी हमने यहाँ से कंसीडर किया। अब R1 है और मैं इसके वोल्टेज को अगर V1 कंसीडर कर दूं तो आपने इसको बेटा नेगेटिव लेना है। हियर इज आपके पास रेजिस्टर 3 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मैं अगर उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा V3 से, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V3 है। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए गौर कीजिए कि हमारे पास ये टर्मिनल अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहां से प्लस कनेक्ट होगा। मैं इसको दोबारा से बेटा प्लस बना देता हूं। हियर इज ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। कन्वेंशनल करंट यहां से इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होगा इस R3 के अक्रॉस। अब गौर कर लें, लूप करंट को देखें, लूप करंट की भी यही डायरेक्शन है और कन्वेंशनल करंट की भी यही डायरेक्शन है। तो इस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा, हमने उसको क्या कंसीडर करना है, ये भी नेगेटिव हमने कंसीडर करना है। अब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस along the closed path is equal to 0, हमने KVL को अप्लाई कर दिया। अब इनकी वैल्यूज को पुट करें। EMF को वैसे रहने दें क्योंकि वो आपको वहां सेल की जो EMF है उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है वोल्ट के अंदर। दूसरी तरफ आपके पास आता है बेटा ये V1, आपने ओहम लॉ इस्तेमाल करना है। V बराबर है IR, मैं V1 I1 R1 इसको लिख रहा हूं, लेकिन गौर कीजिएगा इस R1 के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक करंट है जो कि लूप में से पास कर रहा है, वो I1 की सूरत के अंदर पास कर रहा है। तो आपने इसको बेटा लिखना है I1 R1। अब V3 के लिए देखें, R3 के अक्रॉस 2 करंट्स आ रहे हैं। ये बात नोटिस करने की, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ करंट की तकसीम नहीं कर सकते और इनके दरमियान में डिफरेंस नहीं कर सकते कि हमने आया कि इस जगह जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी कि एक ब्रांच के तौर पर ये कनेक्ट की गई है 2 लूप्स के दरमियान में, तो ये ब्रांच के अक्रॉस करंट को हमने कैसे लेना है। ये बेटा आसान है, थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं करना इसको, बिल्कुल ईजी है। मैं नेगेटिव यहाँ पर लिख देता हूँ और इसकी रेजिस्टेंस R3 है उसे रहने दें। मैं करंट के लिए डिफाइन करने लगा हूं। देखिए 2 करंट्स आ रहे हैं, I1 भी आ रहा है और I2 भी R3 के अक्रॉस आएगा। दोनों करंट्स आकर मैट होंगे ना, यहां से मिलेंगे और R3 में से पास करेंगे। जिस लूप के लिहाज से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस लूप के लिहाज से ये सारी पहली असेसमेंट आप कर रहे हैं, उसके करंट को लेना है आपने हाई। तो आपने इसे बेटा करना है I1 माइनस I2 और R3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देना है। बात समझ आ गई? तो I1 माइनस I2 मैंने क्यों लिखा और ऐसा हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेटा जिस लूप को कंसिडरेशन दी जा रही होती है उसके ही करंट को हाई समझा जाता है। हियर इज हमारे पास सेकंड लूप के लिए आ जाए। अब देखिए पहली बात जो मैंने कही थी कि हर लूप के अंदर आपने एक जैसा करंट देखना है, तो एक जैसा करंट मैंने फ्लो कराया है दोनों लूप्स के अंदर। अब दूसरी लूप के लिए आ जाए, EMF के लिए मैं ऑब्जर्व करने लगा हूँ एक सेल के लिए। सेल के लिए देखें, हमने लूप करंट को लेना है, हमें कन्वेंशनल करंट से कोई लेना देना नहीं है, कन्वेंशनल करंट को दफा मारे यहाँ पर। अब हमने देखना है कि देखें यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और नेगेटिव को लीव कर रहे हैं। पॉजिटिव से एंटर हो और बेटा नेगेटिव को लीव करे, तो इस तरह के सेल के EMF को हमने क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव कंसिडर करना है। तो आपके पास -E2 रहेगा। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाए। एक आपके पास जो रेजिस्टर R2 है, रेजिस्टर R2 के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल्स बना लेता हूँ। पहले कन्वेंशनल करंट के लिए पॉजिटिव रहेगा और दूसरे को फौरन से ऑटोमेटिकली तौर पर नेगेटिव कर लिया करें। हमें एक टर्मिनल मिल जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरे टर्मिनल का लोअर पोटेंशियल ही होगा। तो कन्वेंशनल करंट हियर इज आपके पास ऐसे
इस तरह से R2 में से फ्लो कर रहा है। और लूप करंट को देखें, लूप करंट ऐसे है, लूप करंट ऐसे इसमें से फ्लो कर रहा है, यानी कि कन्वेंशनल करंट लूप करंट के अपोजिट है। तो इस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या लेना है, मस्बत लेना है। तो मैं इसको लिख रहा हूं I2, इसमें से करंट पास कर रहा है, और R2 इसकी रेजिस्टेंस है, मस्बत हमने लेना है। फिर इस तरफ आ जाए, फिर से ब्रांच रेजिस्टेंस R3 की तरफ भी जाना है, क्योंकि ये सेकंड लूप के अंदर भी मौजूद है। तो सेकंड लूप के अंदर हमने क्या करना है बेटा, R3 मैं इसको लिख रहा हूँ, और करंट के लिए यहाँ पर क्या असेसमेंट करनी है। देखिए अब हम सेकंड लूप के लिहाज से ले रहे हैं, तो सेकंड लूप के करंट को हाई, और बाकी जो लूप है उसके लिहाज से आपने इसको क्या करना है, लो रखना है, यानी कि I2 माइनस I1 इसको लिखना है। मैं इसको लिख देता हूँ I2 माइनस I1। बात समझ आ गई। अब ये वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव रहेगा या हमारे पास नेगेटिव रहेगा, उसके लिए गौर कर लें। अगर इस R3 के अक्रॉस देखें तो हेयर इज इसका ये बेटा आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, और ये आपके पास नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की अब भी वही डायरेक्शन है। और लूप करंट को देखें, लूप करंट आपके पास अपोजिट जा रहा है। कन्वेंशनल करंट और लूप करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हमने इसके लिए मस्बत लेना है। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दूंगा, यानी कि R3 के अक्रॉस सेकंड लूप के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मस्बत होगा, और इन सब का सम 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं। आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई है, और ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। आपने इनको रीअरेंज करना है, और इनके ऊपर किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करके कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी है, तो आपके पास अननोन्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो ये मेथड है जिसके तहत हम किसी भी एक कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर क्या कुछ करंट फ्लो होगा, क्या कुछ उसका वोल्टेज रहेगा, अगर इंडिविजुअल किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस देखें तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो एक कम्प्लेक्स सर्किट को बिल्कुल आसानी से, बड़े आसान तरीके से इसको बेटा सॉल्व किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, KVL किरचॉफ वोल्टेज रूल। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।